अमेरिका में संपन्न हुई क्वाड बैठक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर दिया गया बल, चीन के बढ़ते प्रभाव पर जताई चिंता। मनकीडिया समुदाय को मिला आवास अधिकार, अधिकार से होगी समुदाय के संरक्षण में वृद्धि, ओडिशा सरकार ने दिया पर्यावास का अधिकार। भारत ने उठाया बड़ा कदम, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में हुआ शामिल, बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा में होगा इजाफा। पर्यावरण मंत्रालय ने हासिल किया 100 नगर वन का 100 दिवसीय लक्ष्य, शहरी हरियाली को मिलेगा बढ़ावा, नगर वन योजना के तहत शुरू की गई है पहल। और शोधकर्ताओं ने उठाया बड़ा कदम, स्वच्छ जल के उत्पादन में किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, कोरिया में किया गया यह प्रयोग। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक संपन्न हुई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर के विल्मिंगटन में आयोजित बैठक है। इस बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भाग लिया। बता दें कि क्वाड की इस बैठक में चारों देशों के नेताओं ने एक सामुदायिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही नेताओं ने एक जॉइंट कोस्ट गार्ड मिशन भी लॉन्च किया। इसके अलावा बैठक में क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल भी लॉन्च की गई। इस पहल का मकसद इंडो पैसिफिक के सर्वाइकल कैंसर के खतरों को कम करना है। ऐसे में WHO का मानना है कि सर्वाइकल कैंसर का अगर समय रहते पता लग जाए और सही उपचार मिलने से रोका जा सकता है। वहीं यह दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले कैंसर का चौथा सबसे आम कारण है। गौरतलब है कि बैठक में क्वाड फेलोशिप पहल भी लॉन्च की गई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के अध्ययन के लिए मास्टर और डॉक्टरेट छात्रों को प्रायोजित करेगी। इसका प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन द्वारा किया जाएगा, जो एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। जानकारी के लिए बता दें कि क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। इसमें 4 देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। गौरतलब है कि एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। बता दें कि G4 देशों में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को शामिल किया जाता है। G4 देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग पर जोर दिया गया। G4 देशों का मानना है कि सुरक्षा परिषद को अधिक समावेशी और वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि G4 देश लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में सुधार की वकालत कर रहे हैं, विशेषकर सुरक्षा परिषद में। दरअसल G4 देशों का मानना है कि विकासशील देशों और उभरती हुई शक्तियों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। UNSC अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, शांति अभियानों को मंजूरी देने और प्रतिबंध लगाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। स्थायी सदस्यों के पास वीटो अधिकार होता है, जो किसी भी प्रस्ताव को रोकने में सक्षम होते हैं। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को ओडिशा में औपचारिक रूप से वनों पर आवास अधिकार प्रदान किया गया। समुदाय यह अधिकार पाने वाला छठा PVTG यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह बन गया है।
वहीं यह ओडिशा राज्य में पर्यावास अधिकार पाने वाला दूसरा पीवीटीजी है, जबकि पौड़ी भुइयां यह अधिकार पाने वाला पहला पीवीटीजी है। गौरतलब है कि मनकीडिया समुदाय को आवास का अधिकार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत दिया गया है। बता दें कि मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों पर निर्भर होते हैं। इस समुदाय को बिरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग माना जाता है, जो मुख्य रूप से भोजन इकट्ठा करने और शिकार करने वाले समुदाय हैं। वहीं यह समुदाय रस्सी बनाने, बंदरों को फंसाने और खाने के पारंपरिक कौशल के लिए भी जानी जाती है। यह आमतौर पर मुंडा भाषा से संबंधित भाषा बोलते हैं, जबकि इनमें से कुछ ओडिया भी बोलते हैं। यह समुदाय ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य भारत में आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देना तथा उन्हें सुरक्षित करना है। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2006 को पारित किया गया था। हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने कोडाई कनाल ऑब्जर्वेटरी से 100 वर्षों के डेटा का उपयोग करके सूर्य के घूमने की गति का नक्शा तैयार किया है। यह अध्ययन सूर्य की आंतरिक कार्य प्रणाली की गहन समझ प्रदान करता है, जो सूर्य की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करता है। शोध में पता चला कि सूर्य के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न गति से घूमते हैं। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा लगभग 25 दिनों में एक पूर्ण चक्कर पूरा करती है, जबकि ध्रुवों को लगभग 35 दिन लगते हैं। यह विभेदक घूर्णन सूर्य की चुंबकीय गतिविधि को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे सौर तूफान जैसी घटनाएं होती हैं जो पृथ्वी की तकनीक को प्रभावित करती हैं। बता दें कि कोडाई कनाल वेधशाला भारत की एक प्रमुख खगोल विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, जो 1899 में स्थापित हुई थी। इसका संचालन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किया जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और सूर्य, चांद और अन्य खगोलीय पिंडों पर अनुसंधान करती है। यह विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप और उपकरणों से लैस है, जो खगोल वैज्ञानिकों को लंबी अवधि के डेटा संग्रह और अध्ययन में मदद करती है। हाल ही में कोरिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने डॉक्टर सोन मून के नेतृत्व में स्वच्छ जल के उत्पादन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग किया है। इस एआई मॉडल ने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड जैसे प्रमुख आयनों की सांद्रता की भविष्यवाणी करने में प्रभावशाली सटीकता का प्रदर्शन किया है। बता दें कि शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके एक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल का निर्माण किया है। यह मौजूदा सेंसरों की तुलना में पानी में आयन सांद्रता की जांच करने में अधिक दक्ष है। गौरतलब है कि एआई एक तकनीक है जो मशीनों और कंप्यूटरों को इंसान की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह डेटा और एल्गोरिदम का उपयोग करके कार्यों का निष्पादन करती है। चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, परिवहन और वित्त जैसे क्षेत्रों में एआई का व्यापक उपयोग हो रहा है। वहीं यदि वैश्विक जल संकट की बात करें तो विश्व जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की कमी से जूझ रहा है। दुनिया भर में लगभग 2.2 बिलियन लोगों को सुरक्षित प्रबंधित पेयजल उपलब्ध नहीं है। वैश्विक आबादी का लगभग आधा हिस्सा प्रत्येक वर्ष किसी न किसी समय गंभीर जल संकट का सामना करता है। ऐसे में इस तरह के नवाचार पेयजल जैसी गंभीर समस्याओं के लिए एक अच्छा समाधान हो सकते हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार चंद्रमा पर 120 मिलियन साल पहले भी सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद थे। साइंस जर्नल में प्रकाशित यह विश्लेषण चंद्रमा की सतह पर मिले कांच के मोतियों पर आधारित है। बता दें कि ये कांच के मोती ज्वालामुखीय गतिविधि या अंतरिक्ष से चट्टानों के चंद्रमा की सतह से टकराने जैसी घटनाओं के कारण बनते हैं। इस अध्ययन के अनुसार चंद्रमा पर ज्वालामुखी बहुत अधिक समय पहले से मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि ये निष्कर्ष चीन के चांग E5 मिशन द्वारा लाए गए नमूनों के सल्फर आइसोटोप विश्लेषण पर आधारित है। दरअसल ज्वालामुखी विस्फोटों में चंद्रमा की सतह से मैग्मा लावा के टुकड़े फेंकता है। ये टुकड़े जल्दी से ठंडे हो जाते हैं और मोतियों का रूप ले लेते हैं। गौरतलब है कि चंद्रमा की ज्वालामुखी गतिविधि से इसकी वायुमंडलीय परिस्थिति और टेक्टोनिक गतिविधि की जानकारी भी मिली है।
वहीं चांग-ई 5 मिशन की बात करें तो यह चीनी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का 5वां चंद्र अन्वेषण मिशन है। हालांकि यह चीन का पहला चंद्र नमूना वापसी मिशन है। इसे वर्ष 2020 में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। बता दें इसे चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मलबों के नमूने लाने के लिए लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारतीय कैंसर जीनोम एटलस ने भारत का पहला कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारतीय कैंसर रोगियों के चिकित्सकीय डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य भारतीय आबादी के लिए कैंसर अनुसंधान और उपचार को बदलना है। इस पोर्टल की कई विशेषताएं हैं। यह भारत का पहला कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल है जो कैंसर के रोगियों के लिए जीनोमिक और प्रोटियोमिक जानकारी सहित विस्तृत मल्टी ओमिक्स डेटा प्रदान करेगा। यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सी बायो पोर्टल पर आधारित है जो वैश्विक कैंसर अनुसंधान प्रयासों के साथ सहज एकीकरण सुनिश्चित करेगा। बता दें कि सी बायो पोर्टल एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल है जो कैंसर जीनोमिक्स के लिए बड़े पैमाने पर डेटा सेट का विजुअलाइजेशन और विश्लेषण प्रदान करता है। गौरतलब है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और शरीर के अन्य भागों में फैल जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार फेफड़े का कैंसर और महिला स्तन कैंसर दुनिया भर में होने वाला सबसे आम कैंसर है। बता दें कि हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम है देखभाल में अंतर को कम करें। हाल ही में भारत ने औपचारिक रूप से IBCA यानी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का सदस्य बन गया है, जिसके चलते भारत ने इस महत्वपूर्ण वैश्विक पहल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है। इसके साथ ही निकारागुआ, एस्वातिनी और सोमालिया भी अलायंस में औपचारिक रूप से शामिल हुए हैं। यह अलायंस दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह 96 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक बहुदेशीय और बहु एजेंसी गठबंधन है। इस पहल का मकसद 7 बड़ी बिल्लियों और उनके रहने के स्थानों की रक्षा करना है। इसमें सदस्यों की एक सभा और एक स्थायी समिति एवं भारत स्थित एक सचिवालय शामिल है। गौरतलब है कि 7 बड़ी बिल्लियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता तथा प्यूमा और जगुआर शामिल है। इनमें से 5 बिल्लियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ तथा चीता भारत में पाए जाते हैं। भारत इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट चीता तथा चीता पुनः वापसी जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की है। जानकारी के लिए बता दें कि बड़ी बिल्लियां उन जंगली बिल्लियों को कहा जाता है जो आमतौर पर पैंथेरा वंश से संबंधित होती हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से पराली जलाने की घटनाओं और इसके खिलाफ की गई कार्यवाही पर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत की गई है। इसका गठन बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किया गया है। इसका मकसद दिल्ली, NCR और पड़ोसी राज्यों में वायु प्रदूषण को कम करना और लोगों को स्वच्छ वायु उपलब्ध कराना है। साथ ही क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए काम करता है। आयोग की अध्यक्षता सचिव या मुख्य सचिव स्तर के सरकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर बने रहेंगे। इसमें कई मंत्रालयों के सदस्यों के साथ साथ हितधारक राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। वहीं यह वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकारों को निर्देश जारी करता है। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना के तहत 100 नगर वन का 100 दिवसीय लक्ष्य हासिल किया। दरअसल सरकार के पहले 100 दिनों के दौरान नगर वन योजना के तहत प्रस्तावित गतिविधियों में 100 नगर वनों को मंजूरी देना था। ऐसे में यह लक्ष्य केंद्र और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के सामूहिक प्रयास से हासिल कर लिया गया है और 100 दिनों के भीतर 111 नगर वनों को मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि ये 111 नगर वन देश के 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं। बता दें कि नगर वन योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी।
इसका मकसद शहरी हरियाली को बढ़ावा देना है, साथ शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक तालमेल को बढ़ावा देना है। वहीं ये नगर वन पर्यावरणीय संसाधन होने के साथ साथ मनोरंजन, पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन होंगे। इस योजना के तहत शहरी वनों के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि नगर वन क्षेत्र न्यूनतम 10 हेक्टेयर से लेकर 50 हेक्टेयर तक हैं। इस योजना में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों वाले सभी शहर शामिल हैं। तो फिलहाल के लिए अब इतना ही। खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक सैन्य गठबंधन है। 2, इसकी पहली आधिकारिक बैठक 2017 में आयोजित की गई थी। 3, इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मनकीडिया समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है। 2, इसे बिरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग माना जाता है। 3, यह ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कोडाई कनाल वेधशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। 2, यह भारत की एक प्रमुख खगोल विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। 3, यह तमिलनाडु में स्थित है जो सूर्य, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर अनुसंधान करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, चांग-ई 5 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह चीन का 5वां चंद्रमा अन्वेषण मिशन है। 2, इसे वर्ष 2020 में प्रक्षेपित किया गया था। 3, इसका मकसद चंद्रमा की सतही चट्टानों की जांच करना था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह बीमारी कोशिकाओं की सामान्य वृद्धि से होती है। 2, यह एक संक्रामक बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। 3, इसके उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया। वर्तमान में वे वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अमरप्रीत सिंह 30 सितंबर से वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि अमरप्रीत सिंह निवर्तमान वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं और एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार के स्थिर और रोटरी विंग विमानों पर 5000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। हाल ही में रिया सिन्हा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता। अब वह वैश्विक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बता दें कि मिस यूनिवर्स एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिता है जो थाईलैंड और मैक्सिकन आधारित मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा संचालित की जाती है। वर्तमान मिस यूनिवर्स निकारागुआ की शीनेस पालासियोस है। मिस यूनिवर्स शीर्षक का पहली बार प्रयोग साल 1926 में इंटरनेशनल पेजेंट ऑफ पुलिक्रट्यूड द्वारा किया गया था, लेकिन वर्तमान मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। हाल ही में जारी नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रही। बता दें कि वर्ष 2022-23 में भी भारत की वार्षिक बेरोजगारी दर 3.2% ही थी। यह पहली बार है जब PLFS श्रृंखला शुरू होने के बाद से मुख्य बेरोजगारी दर में साल दर साल कमी नहीं आई है। गौरतलब है कि साल 2017-18 में वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया गया था।
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। इस बैठक में उन्होंने AIIB की भारतीय गवर्नर के रूप में भाग लिया। बता दें कि भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। यह बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई। एक बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में AIIB एशिया में टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास और बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। हाल ही में हरिनी अमरासूर्या ने श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह श्रीलंका की 16वीं और तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। बता दें कि वह नेशनल पीपल्स पावर राजनीतिक पार्टी गठबंधन का हिस्सा है। वह पहले एक विश्वविद्यालय व्याख्याता और सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि में समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और विकास अध्ययन शामिल है। गौरतलब है कि अमरासूर्या पिछले 25 वर्षों में श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इंडेक्स के मुताबिक भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, जबकि अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। बता दें कि एशिया पावर इंडेक्स की शुरुआत साल 2018 में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। यह एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति को रैंक करने के लिए संसाधनों और प्रभाव को मापता है और मौजूदा शक्ति वितरण को दर्शाती है। यह इंडेक्स 27 देशों और क्षेत्रों को उनके बाहरी वातावरण को आकार देने की उनकी क्षमता के आधार पर रैंक करता है। हाल ही में भारतीय सेना ने अग्रिम क्षेत्रों विशेषकर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए 100 म्यूल यानी रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट को शामिल किया। ये रोबोट -40 से +55 डिग्री सेल्सियस तक की विषम जलवायु में काम करने में सक्षम है। साथ ही यह खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने और 15 किलोग्राम का भार उठाने की क्षमता भी रखते हैं। बता दें कि रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट तेजी से काम करने वाला जमीनी रोबोट है, जिसे सभी मौसमों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और इंफ्रारेड तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो वस्तुओं को आसानी से पहचान सकती हैं। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने मैसूर में केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्लैटिनम जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्के का अनावरण किया। गौरतलब है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1948 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। यह वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत के रेशम उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारत सरकार को रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।